अस्सलाम वालेकुम। आज अजोका पॉडकास्ट के एक और एपिसोड के साथ मैं आपकी मेज़बान फ़िज़ा जमाल हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका भी अजोका के साथ बहुत पुराना और बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ना ही सिर्फ अजोका थिएटर इट्सेल्फ के साथ, बल्कि अजोका के जो बानी हैं मदीहा गौहर और शाहिर नदीम, उनके साथ भी। अजोका पॉडकास्ट की जो सीरीज़ है वो हमने अजोका के 40 साल मुकम्मल होने पर शुरू की है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कह लें, it's such an achievement for us that we decided to, lock it with an अजोका पॉडकास्ट, जहाँ पे हम अजोका के सारे नए पुराने हर एक बंदे से आपको मिलवाएं, हर एक मेहमान से आपको मिलवाएं और फिर वो अपने मुंह ही अपनी कहानी बताएं कि उनका अजोका के साथ क्या ताल्लुक़ था, कैसे काम शुरू किया और आज उनका अजोका के साथ क्या सेंटिमेंट्स हैं। आज जो हमारे पास मेहमान है उनका नाम है समिया मुमताज़ और समिया मुमताज़ अजोका से ही उनका एक्टिंग के करियर का आगाज़ हुआ था और आज तक ये अजोका के प्लेज़ में काम करती हैं, ड्रामेटिक रीडिंग्स में काम करती हैं एंड शी इज़ अ वेरी स्पेशल फ्रेंड ऑफ अजोका। वेलकम समिया मुमताज़। Thank you. I'm guessing the heat has really It's sapping everybody's energy, but बताइए। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से। तो आजकल आप कोई अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं जिसको हम लोग फॉरवर्ड करें देखने को? टीवी के हाँ हैं कुछ इंटरेस्टिंग मजे की चीजें आई रिसेंटली। आपका एक बहुत पॉपुलर ड्रामा भी आया था अभी, संगे माँ, जिसमें हानी आमिर भी थी, नौमान एजाज भी थे और मजे की बात मैं आपको बताऊं, उसकी शूटिंग के वक्त हमने आपको देखा था। मैंने और निर्वाण ने। तुम लोग वहाँ थे? हम दोनों बनजोसा गए हुए थे। ओ, बट हम लोग कश्मीर में तो नहीं थे। अच्छा, वहाँ की सेटिंग में लग रहा था जैसे कश्मीर में है, बट यू वर शूटिंग फॉर समथिंग एट दैट वाज अनदर। बनजोसा पे हम एक और प्रोजेक्ट शुरू किया था, 2-3 दिन की शूट हुई थी और फिर वो नहीं आगे बढ़ा था। अच्छा, but I didn't know you guys were there. Why didn't you come and see me? आप बिजी थी, आपका उस वक्त बहुत जोर का एक शूट चल रहा था जिसमें वो पूरा कैमरा और वो रिफ्लेक्टर्स वगैरह वो सब आपके ऊपर थे। You were with somebody shooting a scene. सोनिया थी उसमें, सोनिया हुसैन थी, बट वो बस वो 3-4 दिन की शूट होके फिर वो प्रोजेक्ट आगे नहीं गया। तो जब ऐसा होता है प्रोजेक्ट आगे नहीं जाता, आपको लगता है कि आपका वक्त जाया हुआ है? और अगर हमें उसकी पेमेंट हो गई है तो नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा, दिस इज समथिंग न्यू टू मी कि पाकिस्तान में भी प्रोजेक्ट्स ऐसे शेल्फ होते हैं। बट मैंने जो सुना हुआ है, जिस चीज़ से मैं अवेयर हूँ, वो ये कि जैसे हॉलीवुड में होता है वो एक पायलट शूट करते हैं और अगर वो नहीं जाता तो फिर प्रोजेक्ट स्क्रैप हो जाता है, वरना वो आगे चलता है। तो यहाँ भी ऐसे होता है? नहीं, अब तो नहीं होता, पहले होता था पीटीवी के ज़माने में, लेकिन अब वेब सीरीज़ वगैरह में कभी कभार हो जाता है कि आपको पायलट शूट करके अलग से देना पड़ता है, बट सीरियल्स में तो नहीं। ये बहुत कम होता है कि काम शुरू होने के बाद शेल्फ कर दिया जाए, बट other factors come in. तो जब आपको कोई स्क्रिप्ट आता है, आप उसमें पहली चीज़ क्या देखती हैं which connects you to the story? How women have been portrayed most of all, and also अगर कोई भी किसी भी ग्रुप, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, किसी भी इंटरेस्ट ग्रुप को अजीब नज़र से या डिस्क्रिमिनेटरी नज़र से देखते हैं तो वो नहीं फिर मैं करती। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपकी अम्मी बहुत नॉन फेमिनिस्ट भी हैं, स्कॉलर भी हैं, तो क्या उनकी कोई टीचिंग्स ऐसी आपके अंदर आई कि आपने फिर या ब्लैक एंड वाइट में देखना शुरू कर दिया, ग्रे एरियाज भी छोड़े? नहीं, मेरे ख्याल से एक माहौल होता है ना, उससे ही आप अपनी वर्ल्ड व्यू, अपने पॉलिटिक्स, अपनी सोच वहीं से उठाते हैं, उसके बारे में सोचते भी नहीं है, बिकॉज दोज आर द थॉट्स एंड आइडियाज अराउंड यू, तो वही आपको बनाती हैं। वो फिर उसके अगेंस्ट कोई चीज़ जाती है तो वो फौरन हिट करती है कि ये तो आई डोंट बिलीव इन दिस, यू हैवंट रियली थॉट अबाउट इट इन टू मच डिटेल। आई मीन स्पेशली एज चिल्ड्रन तो नहीं आप इतना सोचते, लेकिन आपको पता होता है राइट एंड रॉन्ग, वो तो अंदर बैठा हुआ होता है ना। आजकल के जो टीवी ड्रामाज आ रहे हैं उसमें ये निर्वाण और मैं देखती हूँ टीवी ड्रामाज, इट्स लाइक अ गिल्टी प्लेजर ऑफ माइन, दैट्स हाउ आई वुड से। अच्छा, तो उसमें जो एक चीज़ हम दोनों ने नोटिस की वो ये थी कि जो औरत दिखाते हैं ना, जो काम पे जाती है और इंडिपेंडेंट सोच रखती है, जो जल्दी शादी नहीं करना चाहती, probably has a love interest as well, she's always shown as a bad character and that woman is shown as the nice character जो 17 साल की उम्र में शादी भी कर लेगी, कज़न से ही कर लेगी चलो, और घर पे रहेगी, बदतमीजियाँ सहेगी, ये वो। तो आपके पास ऐसा कोई स्क्रिप्ट आया है और क्या एक एक्टर, जैसे आप सीनियर एक्टर हैं, क्या आपके पास ये पावर है कि आप बता सकें कि आई डोंट लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, ट्राई चेंजिंग इट?
स्क्रिप्ट्स तो आते हैं, हर तरह के आते हैं, और उसमें से ढूंढना पड़ता है ऐसा जो कि इस तरह की चीज़ें नहीं दिखा रहा हो. And when I wasn't a senior actor, I had more power to change things because फिर जाहिर है जब आप लीड रोल कर रहे हैं, you're the heroine of the series, तो then वो आपकी सुनते भी ज़्यादा हैं. But as a second स्टोरी में कहीं और अगर आप हैं तो इतना नहीं आपकी वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हो आपको. अच्छा, that's interesting. So and I mean you're replaceable ना. So वो क्यों आपकी सुनेंगे That's ज़्यादा. true. But आपके पास फिर भी चॉइस है, आप ना लें वो वाला प्रोजेक्ट, और काम इंटरेस्टिंग भी आता है जिसके अंदर बैलेंस होता है, या जरा पावरफुल औरतें दिखाई जाती हैं, इंडिपेंडेंट. संगे माँ में आपका काफी पावरफुल कैरेक्टर था. संगे माँ में भी था, अभी भी आजकल एक चल रहा है जर्द पत्तों का बन, जिसमें सजल इज डूइंग द लीड. इट्स अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर. आई एम आल्सो इन इट एज अ सेकेंडरी, मतलब पार्ट ऑफ द बैग. लेकिन उसका सजल का कैरेक्टर बहुत पावरफुल भी है, इंडिपेंडेंट. वो डॉक्टर बनना चाह रही है, उसके घर में और कोई नहीं पढ़ा लिखा, साइकिल चला के जाती है, इस तरह से ना वेरी विलेज सारा एनवायरनमेंट दिखाया है. And she's shown in a good light. Yes. अच्छा, that's refreshing. I will watch this. हाँ. मगर फिर वो मेरे लिए guilty pleasure नहीं होगा, वो फिर actual enjoyment होगी. नहीं, वरना तो इरिटेशन होती है ना जब आप इस तरह की चीज देखते हैं जिसमें आप बिलीव नहीं कर रहे और आप तंग होते हैं उसको देख के, तो बेहतर है ना ही देखें. वो बकायदा अच्छा, एक तो ये है कि उस चीज पे मजीद ठप्पा लगाने के लिए कि ये लड़की बुरी है, या चलो बंदा भी है, बंदा भी बुरा है, वो एक पीछे ना एक मीसना सा म्यूजिक चलता है. अच्छा. वो जब भी स्क्रीन पे आए, कमरे में एंटर हो, पीछे एक टाइप म्यूजिक बजता है कि आपको पहले ही नफरत होने लग जाए कि ये तो कोई बुरी एनर्जी आ रही है कमरे में. अच्छा, मैं तो बिल्कुल नहीं देखती इसलिए मुझे ये नहीं पता. शूट तक मुझे पता होता है, पीछे उन्होंने म्यूजिक क्या लगाया ये नहीं पता. आप अपने ड्रामे भी नहीं देखती? नहीं. वजह? स्टोरी तो पता ही होती है, फिर क्या देखना. आप अपने कैरेक्टर रिसर्च के लिए और कोई ड्रामे देखती हैं या? नहीं, पढ़ती हूँ कैरेक्टर्स को, बेहतर उनकी साइकोलॉजी के अंदर घुसने के लिए पढ़ती हूँ, और लोगों से मिलती हूँ जो उस तरह के बैकग्राउंड से हों. इंटरेस्टिंग. तो आप संगे माँ के लिए किससे मिली थी? संगे माँ में एक तो हम लोग वहीं पे थे, उसी एरिया में वहीं पे शूट कर रहे थे, तो वहाँ की भी इर्द गिर्द जो थी एक एनवायरनमेंट, उससे भी थोड़ा कुछ पिक किया. और वो तो एक औरत की, अब मैं जब सिर्फ अपना कैरेक्टर देखूं तो एक औरत की अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहते हुए किस तरह उसने अपनी जिंदगी गुजारी, वो तो कहीं पे भी हो सकता है. So okay. In the previous episode, we had Sarmad Khuset as our guest. और हमने जिंदगी तमाशा पे, उसके बैन पे, और वो उन्होंने किस नियत से लिखा था, और उनकी बड़ी अच्छी बात थी कि as the citizen of this country who has spent his entire life here, he felt that he has gained enough emotional intelligence to tell such a story. And it's his right to tell such a story. Okay. And you were one of the leading characters in that film. तो एक तो आपने मुझे अपना तजर्बा बताना है कि उसकी शूट पे कैसा रहा, मज़ा आया, क्या हुआ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू वर स्टैग्नेंट. हाँ, बेडरिडन थी, बीमार थी, और कोई टर्मिनल इलनेस दिखाई हुई थी. और लेकिन सरमद की टीम के साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है. इट्स वेरी कंफर्टेबल. आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन द टीम, और एक बहुत ही जेंटल सा एक होता है एम्बियंस, जिसमें कोई टेंशन जो कि एटलीस्ट एक्टर्स को नहीं महसूस होती है. आई एम श्योर बिहाइंड द सीन्स हो रही होती होंगी चीज़ें, लेकिन उस लिहाज से बहुत अच्छा था. स्क्रिप्ट पे हम लोगों ने बहुत देर काम किया था. ये नहीं था कि हम पहली दफ़ा मिल रहे थे सेट पे. पूरी जो टीम थी, स्पेशली द एक्टर्स, मेट फॉर अ फ्यू वीक्स बिफोर. मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कितनी देर हमने किया था, कितना टाइम गुजर गया, लेकिन बैठे थे स्क्रिप्ट पे अपने अपने कैरेक्टर्स को समझने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए. पूरे जिस तरह थिएटर की स्क्रिप्ट के लिए होता है उस तरह से हमने तैयारी की थी. अच्छा. फिल्म की भी. सो बाय द टाइम वी गॉट ऑन सेट, हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे. सो हाउ डिड यू फील अबाउट द स्टोरी? मैंने उनसे भी सवाल किया था, तो मैं आपसे भी करना चाहती हूँ क्योंकि यू वर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट. मैंने उनसे भी पूछा था कि जब आप इस स्टोरी को आपने सोचा कि अच्छा ये मैं दुनिया की आंखों के सामने स्टोरी रखूंगा, तो आपने बैकलैश एक्सपेक्ट नहीं किया था? बिल्कुल भी नहीं किया था. ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, हम लोग तो बहुत पढ़ते वक्त
और एक्चुअली देखते वक्त भी हम्म। उसमें ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो कि किसी को भी किसी तरह से अपसेट कर सके, या अब जबरदस्ती आप ढूंढना चाहें तो वो तो आप किसी भी चीज में आप बच्चों के खेलने को भी ऑब्जेक्शनेबल समझ सकते हैं, तो वो तो आपकी नजर की बात है। लेकिन ऑन ऑन फैक्ट अगर उसको जज करें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो किसी को प्रोवोक करे। और जितने लोगों ने देखी है उन्होंने यही कहा उसमें था क्या, किस चीज पे एतराज था लोगों को। सो हमें भी नहीं नजर आया था वो एतराज। तो जब वो बैन हुई आपकी क्या सेंटिमेंट्स थे उस वक्त? बहुत बुरा लगा, गुस्सा आया और डर भी बहुत लगा था, क्योंकि जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करके किया जा रहा था, हम लोगों को तो सरमद ने बिल्कुल पीछे रखा था कि none of you will come forward। तो he himself was taking this thing on himself। so उसके लिए बहुत डर लगा हम सबको ही, because एक अजीब सा अगर आप फैला दें, माहौल ख़राब कर दें, तो लोग समझते हैं कि वो अच्छी बात कर रहे हैं, वो असल में वायलेंस पे भी आ जाते हैं। तो वो कुछ नहीं पता होता किस वक्त क्या हो जाएगा। पीपल वांट टू टेक द लॉ इन देयर ओन हैंड्स। कहीं काफी खतरनाक टाइप माहौल बन गया था। तो आपको घर से निकलते वक्त पैरानोया होना शुरू हो गया कि कोई पीछा कर रहा होगा, कोई इंतजार कर रहा होगा? अपने लिए तो बिल्कुल नहीं, मुझसे बल्कि आई रिमेम्बर सरमद ने पूछा भी कहीं कुछ इस तरह हुआ तो नहीं, आपने कहीं इस तरह डिड यू फेस एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट? मुझे तो कभी नहीं लगा, बट मुझे ये मालूम है बिकॉज ऑनलाइन भी बहुत कुछ हेट और इस तरह की अजीब अजीब चीजें वो सरमद के अगेंस्ट ही हो रही थी, और उसकी वजह से ज्यादा परेशानी थी। जहाँ पे ये बैन की बात करें और लोगों के कमेंट्स की बात करें, वहाँ पे अजोका का जिक्र भी बनता है। अजोका हैज बीन थ्रू इट्स ओन ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस रिगार्डिंग बीइंग बैंड और सर्टेन पार्टीज गेटिंग ऑफेंडेड बाय व्हाट दे आर डूइंग ऑन स्टेज एंड व्हाट दे स्टैंड फॉर। तो आपका जो अजोका में जो पहला प्ले था वो क्या था, उसके बारे में भी बताएं, और मदीहा गौहर के साथ काम करने की कोई यादें बताएं। इतनी है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। पहला प्ले मैंने क्या किया था मुझे तो याद, हाँ मैंने किया था मरिया होया कुत्ता। वो हमने किया था यक्की दरवाजे में, एक किसी ट्रेड यूनियन थी या कोई एनजीओ थी, किसी के लिए स्ट्रीट थिएटर ही से किया। उस वक्त स्ट्रीट थिएटर ही ज्यादा करते थे, प्रोसिनियम का इतना नहीं था अजोका में। और ये है मेरे ख्याल से बात 1993-94 के करीब की। सो पता नहीं आप पैदा भी हुई थी या नहीं, लेकिन उस वक्त मैंने देखा था अजोका की परफॉर्मेंसेस। हम तो शुरू से देखते आते थे बिकॉज अम्मा अब्बा जाते थे और हम लोग भी साथ साथ जाते थे, मैं और मेरा भाई। सो आई वॉज वेरी इनैमर्ड कि ये है जो करना चाहिए, बिकॉज बहुत पावरफुल, बहुत मिनिमलिस्ट, ना सेट पे ना कॉस्ट्यूम पे ना किसी चीज़ पे काम नहीं होता था, लेकिन मैसेज हमेशा बहुत स्ट्रांग होता था, और म्यूज़िक का इस्तेमाल, डांस मूवमेंट वगैरह, तो उससे बहुत ज़्यादा आई यूज्ड टू फील वेरी मूव्ड बाय दैट एंड आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इट। तो मेरे पेरेंट्स की मदिया से भी दोस्ती थी, तो अम्मा ने एक दो दफ़ा मदिया से कहा कि मेरी बेटी भी करना चाह रही है। मदिया ने कुछ ज़्यादा सीरियसली नहीं ली इस बात को कि अच्छा होगा भाई उसका शौक। बट सो फिर जब मैं भी पढ़ लिख के जब वापस आई, मैंने थिएटर भी पढ़ा, तो मुझे लगा कि अच्छा अब मैं अजोका के लिए रेडी हूँ। तो मैंने मदिया से खुद भी जाके पूछा एंड उन्होंने शी सेड अच्छा देखूंगी अगर कुछ हुआ तो। सर अच्छा मैं तो यही करने आई थी, बट चले ठीक है। फिर एक दिन खुद उनका आया फ़ोन कि हमारी कोई वर्कशॉप हो रही है। उस ज़माने में गोएटे इंस्टीट्यूट जो जर्मन कल्चरल सेंटर था, वहाँ पे हम लोग अजोका का बहुत होता था, रिहर्सल्स भी वर्कशॉप्स भी। तो वहाँ कोई आए हुए थे जर्मन वॉइस ट्रेनर, क्या नाम था उनका, स्टेफान शायद नाम था। तो वो आई वॉज द टोकन फीमेल शी वांटेड कि कोई लड़की भी हो, सिर्फ लड़कों ने साइन अप किया है तो चलो तुम आ जाओ। आ जाओगी? मैंने कहा हाँ मैं आ जाऊंगी। तो मैं तो भागी भागी पहुंची, एंड मैं अकेली थी, बाकी सभी अजोका के लड़के थे। उसी वर्कशॉप के दौरान फिर इस प्ले की, मरिया या कुत्ते की रिहर्सल शुरू हो रही थी। तो अगेन लड़की की ज़रूरत थी, तुम कर लोगी? मैंने कहा हाँ मैं कोशिश कर लूँगी। तो फिर वो मैंने किया। उसके बाद से उनको शायद कुछ यकीन आया कि शायद कर ही ले, अगर ज़रा धक्का मारे तो। तो उसके बाद फिर
as they say, You no took looking back. हाँ Because फिर तो हर प्ले में एक पॉइंट आ गया था कि टाइम नहीं होता था कि एक प्ले खत्म नहीं हुआ तो दूसरे की रिहर्सल शुरू हो रही है. एंड आई वाज डूइंग अ रेगुलर जॉब बिकॉज उस जमाने में अजोका जो था वो बिल्कुल वॉलंटरी था. या कोई उसमें फीस वगैरह नहीं आपको मिलता था. आज भी ऐसे ही है. नहीं, लेकिन while I was there because then I joined like you know full throttle उसमें साथ जान मार के. तो उस जमाने में हमने एक ग्लोबल फंड फॉर वुमेन की ग्रांट के लिए भी अप्लाई किया. तो मदिया ने कहा मुझे तो नहीं पता किस तरह करते हैं, मैं एक एनजीओ में काम कर रही थी तो मेरा तो ये रोज का काम था. सो वो उसको फिर हमने पूरा तैयार किया, पिच किया, मिली वो अच्छी थी, उसकी वजह से फिर हम बहुत सारे प्लेयर्स को बहुत और जगहों पे भी ले जा सके. और फिर उसमें इनकॉर्पोरेट किया था कि कुछ ऑनरेरियम, कुछ मिनिमल, कम से कम लोगों की ट्रांसपोर्ट फी तो कवर हो जाए. फिर वो करते करते काफी रिस्पेक्टेबल अमाउंट भी मिल जाता था. बट दैट इज मेनी इयर्स लेटर. अच्छा, सो आई हैव हर्ड अ लॉट के आंटी जो हैं, मदीहा गौहर जो हैं, मैं उनको आंटी कहती हूँ, वो जो है वो सेट पे बहुत डिसिप्लिन्ड होती थी और वो कहती थी एग्जैक्टली दैट इज द रिएक्शन आई वाज होपिंग फॉर. सो आई हैव हर्ड अ कपल ऑफ स्टोरीज, सो आई वांट टू लिसन टू अ स्टोरी फ्रॉम यू के हिकअप्स हो जाते हैं, सब इंसान है, वो जो कहते हैं इंसान गलती का पुतला है, हो जाता है. तो आपको कभी उनकी एंग्री साइड का सामना हुआ? रोज. लेकिन मेरी तरफ डायरेक्टेड नहीं होता था मोस्ट ऑफ द टाइम. मैं देखती थी बिकॉज मदिया वाज वेरी क्विक टू, तो बड़ी पोलाइटली तुमने कहा कि डिसिप्लिन और टेरर थी और सबको टेरराइज करके रखती थी. लेकिन उसकी वजह से काम बहुत जो है वो करना पड़ता था. अच्छा, आप स्लैक नहीं कर सकते थे. सो उसकी वजह से प्रोडक्शंस वगैरह बहुत स्मूथली चलती थी और उसके अंदर चाहे वो डरो जो भी हो मगर काम बड़ा अच्छा हो जाता था. एंड शी हैड अ वेरी शार्प विजन. मतलब कोई कहीं पे झोल आ रहा है अगर स्क्रिप्ट में या विजुअली या किसी कैरेक्टर में कोई ढीला पड़ गया है, फौरन पकड़ती नहीं. मगर मैंने उनके साथ इतना काम किया है, मैंने बहुत सारी सिचुएशंस में उनको देखा है. शी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस ऑल्सो. सो उस चीज के लिए भी बहुत वो गुस्से होती थी अगर कोई चीज ऐसी हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए. एंड शी हैड द गट्स टू स्टैंड अप फॉर इट ना. हम थोड़ा सा वो भी हो जाते थे, नहीं बुरा लगेगा. उनको नहीं होता था कि बुरा लगेगा, क्या मतलब ये होना नहीं चाहिए, अभी करो उसका कुछ. बट इट वाजंट पर्सनल एवर. ये नहीं, इशू बेस्ड होता था मोस्ट ऑफ द टाइम. और इतनी दफा मैंने देखा कि अजोका से जो लोग नाराज होके या लड़के या इस तरह चले गए वो वापस भी आ गए और बड़े आराम से री एक्सेप्ट भी हो गए और वेलकम बैक. उस तरह नहीं होता था कि आप होल्ड कर रहे हैं ग्रजेस या लड़ाई बस जिंदगी भर की हो गई. उस तरह मैंने नहीं देखी. सो ये भी एक तो अच्छा, मतलब अजोका का जो कॉज है वो आंटी की पर्सनालिटी में भी बहुत ज्यादा था. शाहिद नदीम की पर्सनालिटी में भी वो चीज रिफ्लेक्ट शाहिद की में तो बहुत ज्यादा है और ज्यादा है बिकॉज आई थिंक ही हैज लिव्ड a lot of those principles जिनके लिए ये लोग मतलब सारी जिंदगी उन्होंने यही किया. So I'm wondering right now कि जब आप कही थी आपने अजोका का वो स्ट्रीट थिएटर पहली दफा देखा, you were enamored by it. Did you join Ajoka because you also believed in what Ajoka stands for, or did you enter Ajoka as a stepping field to enter into your acting profession? मैंने तो बिल्कुल एक्टिंग एज अ प्रोफेशन का कभी सोचा ही नहीं था. बट मैं एक्टिंग करना चाहती थी अजोका और उससे मिलती जुलती थिएटर ग्रुप्स के साथ बिकॉज ऑफ द मैसेज. बिकॉज उस वक्त हम बहुत आइडियलिस्टिक, आई रिमेम्बर हम लोग होते थे इन आवर लेट टीन्स अर्ली 20s. ये लगता था कि दुनिया को बदल सकते भी हैं और बदलेंगे भी और हमें अभी उसके कुछ करना है. और यही था कि सिंस हमारी जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो इलिटरेट है, तो ये नहीं कि आप पैम्फलेट्स बांट दें या किताबें छाप लें, उसकी इतनी आउटरीच नहीं होगी जितना कि परफॉर्मेंस की होगी या स्पोकन वर्ड की होगी. तो वो थिएटर के थ्रू मुझे लगता था सबसे पावरफुल मैसेज जो है वो उसी के थ्रू पहुंच सकता है. सो उसी जज्बे से हम लोग करते थे. और एक्चुअली इवन आफ्टर आई स्टार्टेड एक्टिंग प्रोफेशनली, मैं अपने आप को एक्टर कहना कि आप करती क्या और मैं कहूँ एक्टर हूँ, वो मुझसे बहुत देर तक नहीं हुआ. मुझे लगता था हाँ ये तो साइड पे करती हूँ. अच्छा. असल में तो मैं एडिटिंग कर रही हूँ या मैं डेवलपमेंट वर्क कर रही हूँ या फार्मिंग कर रही हूँ. बट एक्टिंग वाजंट व्हाट आई थॉट आई वाज. मतलब एक्टर नहीं हूँ मैं.
और वो क्या कहना चाहिए, आपकी वो तबीयत में भी वो चीज़ नहीं है कि वो गुरूर नहीं है कि हाँ आई एम अ पब्लिक फिगर, आई एम पॉपुलर, आई कम ऑन टीवी। आमतौर पे होता है कि मतलब जो मैंने आजकल की जनरेशन में देखा है, बिकॉज हम लोग भी काफ़ी एक्टर्स इंडक्ट भी कर रहे होते हैं, मिल भी रहे होते हैं, द न्यूअर जनरेशन, सो दे आर मोस्टली आफ्टर द, बिकॉज दे थिंक कि बहुत पैसा है इसमें एंड बहुत ग्लैमर है and there's like this power and everybody will love me and all, तो वो आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ नहीं है। मगर जो न्यू जनरेशन है, do you think this is what they believe in when they want to pursue acting as a profession? I have no idea, मुझे ये लगता है, लेकिन ये है कि तुम लोगों की जनरेशन सोशल मीडिया जनरेशन है, तो दूसरों की नज़र से अपने आप को शायद ज़्यादा देखती है। Validation हम तो अपनी ज़िंदगी में जी रहे होते हैं, हम लोग ना, मैं एटलीस्ट नहीं फॉलो करती सोशल मीडिया इतना, मुझे नहीं मालूम लोगों की पर्सनल जिंदगियों में क्या हो रहा है, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है पता करने में कि किसने क्या शादी की या ट्रैवल किया या क्या किया। So, वो शायद इसलिए मैं अपने आप को भी उस तरह नहीं देख रही होती, शायद हो सकता है। एक अजोका का ड्रामा है एक थी नानी, उसमें आपने काम किया है, उसमें सवेरापा ने भी काम किया है। वो आप लोग, मुझे तो उसका पता है कि वो आप इंडिया लेके गए हैं मल्टीपल टाइम्स, over 6 years we performed it. तो आज तो मतलब in today's political state of affairs, one can't even imagine taking a play to India. जबकि ये हो रहा है कि इंडिया में जो अंकल आंटी के जो फ्रेंड्स हैं, अजोका के फ्रेंड्स हैं, वो आज भी अजोका के प्लेस वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। अच्छा। एक दफ़ा तो कमाल ही हो गया कि बुल्ला जिस दिन यहाँ पे अलहमरा में हो रहा था, उसी दिन बुल्ला वहाँ पे श्रीनगर में भी हो रहा था, सेम डे श्रीनगर में, या सॉरी अमृतसर, अंकल विल किल मी, अमृतसर और लाहौर में एक ही वक्त पे बुल्ला परफॉर्म किया जा रहा था, एंड अंकल वाज वेरी प्राउड ऑफ इट, यू नो, कि वहाँ पे अभी भी अजोका जिंदा है किसी ना किसी तरह, हम नहीं जा सकते। वो गुरमुखी में छपे उनके ड्रामे, और आई नो कि हाँ लोगों ने पढ़ाए जा रहे हैं करिकुलम में, तो वो ये नहीं है कि वो सिर्फ यहीं लोकलाइज्ड है, ऐसे ही है हमारे पंजाब में। तो इंडियन ऑडियंस और पाकिस्तानी ऑडियंस में आपने क्या फ़र्क महसूस किया? कुछ इतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन और इंडियन ऑडियंस भी सारे मुल्क में एक जैसी थोड़ी है। अगर आप किसी गांव में कर रहे हैं वो फ़र्क है, अगर आप बम्बई में कर रहे हैं तो फ़र्क है। हम लोग तो इतनी जगह परफॉर्म किया है, तो साउथ में, नॉर्थ में, हर जगह ही किया है, तो हर जगह की मुख्तलिफ ही रही है। वो शहर की और गाँव की तो वैसे ही थोड़ी डिफरेंस होता ही है, पर I think the largest crowd that I've ever performed in front of was in a Ajoka play जो हम लेके गए थे जलंधर में, मेरा ख्याल था लुधियाने में था या जलंधर में कहीं था। हम लोग पूरा ईस्ट पंजाब का टूर कर रहे थे, और वहाँ पे एक मेला हो रहा था जिसका नाम था गदरी बाबियां दा मेला, which was an eye-opening thing for me। हमारे यहाँ तो इस तरह कुछ है ही नहीं कि ये जो अंग्रेज के खिलाफ जो खड़े हुए थे बाबे लोग, लीडर्स, उनको सेलिब्रेट किया जा रहा था फॉर नेशनलिज्म के लिए ना, इन ग्रेटर इंडियन नेशनलिज्म, थ्रो अवे द कॉलोनियल रूल। तो वो वहाँ पे इतना, ये भगत सिंह और इतने सारे उधम सिंह, ये सारे लोगों के ना जिक्र भी सुने, उनकी किताबें, उनके अराउंड ड्रामे, तो हमारा भी ड्रामा उसमें था, और उसमें मेरे ख्याल से हमारी कोई ऑडियंस को पता नहीं इतनी बड़ी थी कि मुझे वो आई कांट कंसीव, लेकिन 25,000 टाइप ना, क्रेजी अमाउंट नंबर, जो कि वो सुना था कि वो पंडाल में जगह नहीं बची थी, तो फिर उन्होंने बाहर स्क्रीन्स लगाई थी, और उसकी वजह से हमारा ड्रामा डिले हुआ था। बहुत ज्यादा लोग आ गए थे, और माइक्स दिए थे कि माइक्स भी थे, हमें तो कहा कि हमारी ट्रेनिंग तो सारी लाइव ही की होती है विदाउट माइक्स, लेकिन वो क्योंकि इतना बड़ा था फिर उसमें रखे थे माइक्स भी, बट नॉट कॉलर माइक्स, स्टेज के ऊपर रखे हुए थे। और वो प्ले कौन सा था? बुल्ला ही था। बुल्ला आज भी इट्स सच अ क्राउड पुलर, इट ऑलवेज पुल्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ ऑडियंस। नहीं है, वो बड़ा मजे का है। बुल्ला में आपका वो कैरेक्टर था जो मुरादी बेगम, मैंने तो बाद में किया था, शुरू में तो और बहुत सारे लोगों ने किया था, फिर एक दफा जब इस टूर पे जा रहे थे, काफी लंबा हमारा था, तो फिर मदिया ने कहा था तुम आ जाओ इसके लिए, मैं चली गई थी। तो आपको लगता है कि कभी पाकिस्तान में, चलो ऐसा मेला तो नहीं होगा, हम आज भी उस कॉलोनियल रूल से नहीं निकले, मगर क्या पाकिस्तान में एक थिएटर प्ले के लिए इतनी एफर्ट होगी कि बाकायदा
स्क्रीनें लगाई जाएंगी और लोग इतने आएंगे देखने कि यहाँ पे मुझे जो लगता है ना वो ये लगता है कि जैसे मुझे भी, ये मैं कई दफ़ा कह चुकी हूँ, मगर मुझे अजोका का भी 4 साल पहले पता चला और मेरे भी जो फ्रेंड्स और कॉलीग्स हैं उनको नहीं पता, उनको भी अगर पता है तो इसलिए पता है क्योंकि वो मुझे जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना काफ़ी वो सफोकेटेड माहौल है, यहाँ पे कभी इतना प्रमोट नहीं किया जाएगा कि बाकायदा इतनी हेल्प हो कि हम आपके लिए स्क्रीनें लगा देते हैं, माइक सेटअप कर देते हैं कि अगर लेट्स से मॉल रोड तक लोग पहुंचे हुए हैं वो भी देख सकें। थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से ये है कि स्टेट सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। एक आपको वो एनवायरनमेंट भी क्रिएट करनी होती है जिसके अंदर आप डर के नहीं है काम कर रहे और उसको ज़रा प्रमोट किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, उसके लिए फिर आप पब्लिसिटी भी तो खुल के कर सकें। हम लोगों को तो अक्सर बिकॉज ऑफ जिस तरह के इश्यूज हैं, कोई ना कोई ऑफेंड ना हो जाए ये वो तो छुप के भी करना पड़ा है और पब्लिक वेन्यूज पे नहीं भी इजाज़त मिली करने की, तो वो ये तो अब खैर सरकार की अपनी मर्जी, वो इस तरह की चीज़ों को सप्रेस करते हैं तो वो और निकलती हैं। बट जो एक्टिंग सर्कल्स में लोग जानते हैं, कराची में मुझे बहुत लोग पूछ चुके हैं कि आपने अजोका से शुरू किया था, इवन इफ खुद नहीं उन्होंने कभी देखा हो या किया हो उसमें काम, लेकिन जानते हैं लोग, एक्टिंग सर्कल्स में जानते हैं। मज़े की बात है ये जो अजोका इंस्टीट्यूट है हमारा, जिसमें एक्टिंग और राइटिंग क्लासेस होती हैं, उसके ज़रिए भी ये जो यंगर बच्चे हैं आपके, उन तक भी ये मैसेज पहुंचा जा रहा है। एंड सरमद, आई एम रिलेटिंग टू हिम अगेन बिकॉज आई जस्ट स्पोक टू हिम पिछले एपिसोड में, वो कह रहे थे कि वो भी बाकायदा लोगों को, जो बच्चे आते हैं एक्टिंग के लिए, उनको कहते हैं कि आप वहाँ से जाके ट्रेनिंग लेके आएँ। अच्छा। तो पाकिस्तान में मतलब यही आपने जो कहा था कि सोशल मीडिया जनरेशन है, वो टिकटॉक पे एक गाना लगा लिया, उस पर लिप सिंकिंग कर ली, थोड़ा यूं पोज कर लिया, एक्टिंग हो गई। और मेरे ख्याल से जो हम टीवी है वो टिकटॉकर्स को ही अपने ड्रामों में लेते हैं, बिकॉज यही है ना कि इनको लोग जानते हैं, फेमिलियरिटी है, इनको तो लोग ड्रामे में भी देखना चाहेंगे। सो आई गेट इट्स अ गुड बिजनेस स्ट्रैटेजी, बट एक्टिंग आई फील लाइक एज अ प्रोफेशन सीखना चाहिए। जैसे आप, अगर आप कंप्यूटर पे टाइपिंग करना चाहती हैं, आपको नहीं आती, आप एक कोर्स लेंगी। आपको कुकिंग नहीं आती, आप कुकिंग क्लासेस लेंगी। तो एक्टिंग को ऐसा क्यों समझा जाता है कि अच्छा ये तो आई विल फिगर इट आउट, कैमरे के आगे खड़े होके कुछ यूं ही करना है, हो जाएगा। उसकी ट्रेनिंग को इतना सीरियसली क्यों नहीं लिया जाता? हमारे किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट को सीरियसली नहीं लिया जाता। वो अब लोग समझ रहे होते हैं गाली दे रहे हैं, हम लोग सब हमें कंजर कंजर ही कहते रहते हैं, विच आई वुड वेयर एज अ बैज ऑफ ऑनर कि हाँ भाई मुझ में कुछ है टैलेंट, शायद मैं इस मकाम तक हूँ कि मुझे कहा जाए कंजर। लेकिन हमारे यहाँ गाली की तरह ही दिया जाता है और उसको इसी तरह समझा जाता है कि अगर आप स्टेज के ऊपर आते हैं, खासकर अगर आप औरत हैं और स्टेज के ऊपर आते हैं, तो फिर तो आप बहुत कोई गिरी हुई चीज़ हैं। तो उसको किस तरह उसको फ़रोग देंगे जब उसके लिए वो ही नहीं बनाया, फाउंडेशन ही नहीं ले कि उसको रिस्पेक्टेबल जॉब समझा जाए। तो लोग तो अपने बच्चों को दूर रखते हैं कि ये कोई काम नहीं है। टिकटॉक पे करें, इंस्टाग्राम पे करें तो ठीक है, अगर लाइव करें या टीवी पे करें तो गलत है। पता नहीं टिकटॉक इंस्टाग्राम पे भी पेरेंट्स को पता भी होता है कि बच्चे कर भी रहे हैं कि नहीं, बट एंड इट्स नॉट अ करियर, है ना। कि अगर मैं जा रही हूँ फिल्म स्कूल, ड्रामा स्कूल या एक्टिंग स्कूल या क्लासेस, या उसमें पैसे दे के टाइम लगा के ज़ाया होता है। वो तो खैर स्पोर्ट्स के बारे में भी लोग अभी तक ये समझते हैं, हालांकि इतना लुक्रेटिव हो गया है हमारे क्रिकेट, और उसको अभी तक यही होता है कि बच्चा गलियों में खेलता है, तो सीरियस नहीं है। सीरियस नहीं है, ये सच। और पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा। हाँ, माइंडसेट चेंज जो है वो आउट ऑफ द ब्लू नहीं होता, ये एक पूरी स्टेट पॉलिसी के तहत होता है जिसके अंदर सब लोग फिर इन्वॉल्व होते हैं। उसमें फिर इस तरह की चीज़ों को एक मकाम दिया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है, ऑनर किया जाता है। बाकी दुनिया के आप मुल्कों में देखें, इस तरह के प्रोफेशंस में, चाहे वो म्यूजिशियंस हैं चाहे एक्टर्स हैं, उनको तमगे भी मिलते हैं, उनको हाउसिंग भी मिलती है। मिलते तो यहाँ भी है, मगर वो क्वेश्चनेबल है। नहीं, और हम लोग सोच रहे होते हैं व्हाई दिस पर्सन, वो उसमें पॉलिटिक्स आ जाती है। लेकिन दूसरी मरात भी तो है कि सस्टेनेबल भी तो रहे। इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं। हमारे यहाँ तो बहुत मुश्किल से कोई एक अलहमरा में क्लास आपको मिल जाती है, बट इट्स नॉट अक्रॉस द बोर्ड के छोटे शहरों में और गाँवों में कुछ है ही नहीं। और ये जो मेहनती बच्चे हैं जो वाकई एक्टिंग को इस तरह सीरियसली लेना चाहते हैं, दे कम फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस। वो यहाँ पे हॉस्टल करा लेते हैं। मतलब वो डेडिकेशन आपको दिखती है। वो फिर आपको खुद से करना पड़ता है ना, और इट्स टेकिंग अ चांस। बिल्कुल। डू यू फाइंड योर फुट इन द डोर, या आप बाहर ही खड़े रहते हैं?
और इसमें ये भी है कि वो घर वालों को बताए बगैर आए होते हैं, कोई और बहाना मार के आए होते हैं। एक्टिंग तो बुरी समझी जाती है, उससे बुरी डांस समझा जाता है। डांस में नहीं आता, आप भारतनाट्यम पे ट्रेंड है? मैं ट्रेंड हूँ, हाँ। तो आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली और क्यों ली? अम्मा अब्बा ने शुरू कराई। अच्छा। और बिल्कुल आई थिंक 6-7 साल की उम्र पे, क्योंकि शौक था। हम लोग देखने तो जाते थे उनके साथ परफॉर्मेंसेज हर तरह की, तो उन्हें लगा कि शायद इंटरेस्टेड है, तो उन्होंने, मुझे नहीं मालूम क्यों शुरू कराई, मैं इतनी छोटी थी, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन फिर वही जो हमारी टीचर थी मिसेस इंदू मिठा जी, वही हमारे स्कूल में भी डांस टीचर, बाद में पता चला कि वही हैं। स्कूल्स में तब डांस टीचर्स होते थे पाकिस्तान में? लाहौर ग्रामर स्कूल में ही शुरू हुआ था। और वहीं पे वो भी थी। I have never heard of a dance teacher at schools. ग्रामर स्कूल्स में, लाहौर ग्रामर स्कूल्स में तो सब में है, आज भी है? हाँ, कंपल्सरी है। पर मैं वहाँ की नहीं पढ़ी हुई। तो मैं पढ़ी हुई। सो वहाँ पे वो स्कूल में तो दूसरी तरह की डांसेस सिखाती थी, फोक वगैरह ये। लेकिन उनके साथ क्योंकि मैं प्राइवेट क्लासेस लेती थी, तो फिर भरतनाट्यम भी सीखा उन्होंने। फिर स्कूल में भी जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए, फिर हमें वहाँ भी सिखाती थी भरतनाट्यम। फिर हम पेरेंट्स डेज वगैरह के लिए भी करते थे परफॉर्म। फिर एक पॉइंट पे आके उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें जितना मेरे पास था तुम्हें दे दिया है, अब तुम्हें किसी और के पास जाना होगा। तो फिर मैं दिल्ली गई। वहाँ पे मेरी भी एक फुप्पो हैं, अब्बा की फर्स्ट कज़न, जो कि उड़ीसी डांसर हैं। तो उड़ीसी एक साउथ इंडिया, उड़ीसा का डांस है। अच्छा। भरतनाट्यम से मिलता जुलता है, बट डिफरेंट। ठीक है। तो वो जिस आश्रम में क्लासेस कराती थी, उसी आश्रम में फिर मैंने भरतनाट्यम क्लासेस भी की, और उनके साथ अपनी पप्पो के साथ भी उड़ीसी के क्लासेस भी की। सो वो मेरा बहुत क्रैश कोर्स हुआ था कुछ महीने का, फिर वीज़ा ख़त्म हो गया। तो आपको प्रोफेशनली परफॉर्म करने का मौका मिला? बहुत कम, क्योंकि व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, ज़िया का दौर था उस वक्त, तो औरतों का नाचना बहुत ही, सिर्फ वो लगता था उन्हें कि नहीं, और ये कि डांस जो था वो, और औरत का नाचना तो सिर्फ कोठे के साथ ही एसोसिएटेड था। और उसको बहुत बुरी नज़र से देखा, ये नहीं देखते थे कि भाई एक डिसिप्लिन है, एक आर्ट है, और बहुत पुरानी एक डिसिप्लिन मुश्किल भी है। मुश्किल भी बहुत है, और उसमें बहुत चीज़ों का आपको समझ, मतलब सिर्फ बॉडी नहीं है, उसमें रिदम भी है, एक्सप्रेशन भी है, बहुत सारी और चीज़ें हैं। मगर उसको कभी वहाँ उस ज़माने में, तो मुझे याद है जब मिसेस मिठा की भी होती थी कोई परफॉर्मेंसेस, तो रिदमिक मूवमेंट करके उसको बताया जाता था। टिकट्स नहीं हो सकते थे इस तरह से लोगों के घरों में, या क्लब जैसे लेडीज क्लब टाइप जगहों पे, हाँ, अंडरग्राउंड टाइप फीलिंग के साथ हम कर रहे होते थे। सो देयर वाज़न्ट, कुछ था ही नहीं कि भाई ये स्टेपिंग स्टोन है फिर आप प्रोफेशनल डांसर। यहाँ पे तो कोई था ही नहीं, एवेन्यू ही नहीं थी। Would you consider training younger girls for this? I've been asked, but वही है कि आगे क्या करें। मैं अपने साथ की भी देखती थी जो जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली भी, वो करियर्स तो नहीं बना सके उनके, वो हॉबी ही रहा सारी उम्र। सो वो आफ्टर अ पॉइंट योर करियर टेक्स ओवर, आपका टाइम की भी होती हैं, और ऑडियंस नहीं है तो फिर कितनी देर आप उसको सस्टेन करेंगे, तो ज़ाया ही होने वाली बात है। हाँ, प्रीटी मच। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग सी सिचुएशन। बट आई वुड हैव लव्ड टू, इफ इट एवर हैपेंड, आई वुड हैव लव्ड टू सी यू परफॉर्म दैट। हमारी अजोका फ्रेंड्स में आई थिंक ज़रीन पन्ना और नाहिद, निगत चौधरी, तो उनके मैंने देखे हैं परफॉर्मेंसेस, और मैंने पहली दफ़ा देखा था। अच्छा। तो मैं तो परेशान थी, मैंने कहा ये चल क्या। और शीमा किरमानी, हाँ सच मुझे याद आया वो, और मैं परेशान थी, मैंने कहा इज द ह्यूमन बॉडी केपेबल ऑफ मेकिंग सच मूवमेंट्स? टीवी पे देखना, जैसे विद्या बालन वो भूल भुलैया में कर रही है, वो सारा, वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मगर आपके सामने एक बंदा कर रहा है, और आपको उनके पाँव की और हाथों की और थोड़ी सी मूवमेंट होती है, साथ छन छन सी जो एक आवाज आती है, the way they pose. TV पे तो होता है ना, the camera tells you what to look at, but live it's a whole another world. So if it ever happens or happened, I would have loved to watch you perform Bharatnatyam. अभी रिसेंटली तक I've been performing with friends. ये वाव फेस्टिवल होता है ब्रिटिश काउंसिल का, Women of the World, उसके लिए, बट कराची में, हाँ, दोनों दफ़ा कराची में हमने उनके लिए किया। इस तरह से कभी कभी निकल आती हैं कोई इस तरह अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, आपने थिएटर प्ले भी किया है?
थिएटर प्लेज अजोका के किए हैं विच स्टैंड फॉर समथिंग एंड द स्टोरीज ऑल्सो स्टैंड फॉर अ कॉज। फिर आपने कमर्शियल टीवी भी किया और आपने फिल्में भी की हैं। इन तीनों में आपको क्या फ़र्क नज़र आया है और आप किस में काम करना ज़्यादा एंजॉय करती हैं? थिएटर में एंजॉय करती हूँ, लेकिन थिएटर में पैसे नहीं है। 100%। और फिल्म इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग, बहुत स्लो है और एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि आपका एक कंटिन्यूम होता है, एक आर्क बन रही होती है इमोशनल, आप उसमें से गुजर रहे हैं। फिल्म में इतना वो तोड़ के होता है कि वो आप भूल जाते हैं कि कहाँ से किस तरह से कनेक्ट करना है, लास्ट मैंने क्या एक्सप्रेशन कहाँ थी, तो वो एक और किस्म की डिसिप्लिन में आप चले जाते हैं। थिएटर तो बहुत लाइव है, इट्स लाइक लाइफ, लेकिन आपके सामने जो ऑडियंस है उसमें क्या इमोशन की लहर गुजरी है वो आप तक पहुंच रही है, आप वापस भेज रहे हैं, वो एक इंस्टेंट फीडबैक भी आता है आपको। बिल्कुल। और आप उसके साथ अपने काम को भी मॉड्यूलेट करते हैं, चेंज करते हैं। कोई चीज़ अगर लग रहा है नहीं चल रही तो उसको दबा के दूसरी चीज़ ट्राई कर लेते हैं। बट वो इट्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग ऑन योर टोज ऑल्सो, क्योंकि कभी कभी चीज़ें गलत भी हो जाती हैं और आपको उसको मैनेज भी करना है उसी वक्त, ऑडियंस को ना पता चले उसको। बल्कि मुझे याद है एक दफ़ा एक थी नानी ही हम कर रहे थे और वो एक थी नानी, हाँ, और उसके अंदर जो म्यूज़िक मास्टर बने हुए थे नसीम अब्बास, उन्होंने कुछ शुरू किया, कुछ मेरे ख्याल से गलत सुर से शुरू हो गया या क्या हुआ, तो अब ये था कि अब ये गाना किस तरह होगा कि ये तो सुर गलत हो गया। और मुझे मैं तो ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ, तो मुझे भी आवाज़ मिलानी थी और मैं सिर्फ कुछ ही सुर हैं जो कि लगा सकती हूँ। तो फिर मैंने कहा मास्टर साहब फिर से शुरू करते हैं। तो बाद में ही सेट, शुक्र है तुमने मुझे बचा लिया, मैं तो अपने सुर से शुरू कर रहा था, जो कि ऑडियंस को पता भी ना चलता, लेकिन हम फ्रीज हो जाते। और एक दफ़ा और भी मुझे याद है, पता नहीं कौन सा प्ले था जिसमें बहुत सारे एक के बाद सीन्स थे मिलते जुलते, और हम गलत वाला सीन करने आगे का पहले करने चले गए। अब उसको किस तरह मैनेज करना है वो मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा ड्रामा था, बट इस तरह की, और लास्ट मिनट आपको उसी वक्त मैनेज करना है और जितने लोग स्टेज पे हैं उनको कम्युनिकेट करना है कि ये हो गई है गलती, बट ऑडियंस को ना पता चले। तो वो मजा भी आता है, मगर एक चार्ज भी होता है ना, आप लगता है कि यूं करके आप जा रहे हैं स्टेज के ऊपर। और ये जो गहमा गहमी बैक स्टेज भी हो रही होती है, ज्यादा हो रही होती है। बैक स्टेज तो बिल्कुल क्रेजी माहौल होता है, और किसी का कहीं कॉस्ट्यूम पड़ा है, कोई एन वक्त पे टांके लगा रहा है, बिल्कुल, और सुई नहीं मिल रही, धागा नहीं मिल रहा, एक ने उतारा दूसरे ने पहना, ये भी हो जाता है। और वो सब उस केओस में गुजर के आपको स्टेज पे आके बिल्कुल कैरेक्टर में आना होता है कि पीछे भी सब ठीक है, आगे भी सब ठीक है। बिल्कुल। ये मैंने अजोका के साथ एक प्ले किया था। अब तो ऑनेस्टली आई डोंट हैव द नर्व्स फॉर इट। एंड ये जो सारे एक्टर्स हैं जो ये लाइव एक्टिंग करते हैं, बैक स्टेज भी संभाल लेते हैं, लाइव भी संभाल लेते हैं, बहुत आपको ना एक कूल हेड और स्ट्रॉन्ग नर्व्स चाहिए, और पैनिक नहीं करना। मैं ऑपोजिट, अब बैक स्टेज मेरा ख्याल तो बड़ा रखा सबने बेचारे, वो अपना भी भूल भाल के फिर मेरा भी ख्याल रखने के। मेरे साथ ये हुआ था कि जो मेरे कॉस्ट्यूम की जो खुली धोती टाइप शलवार थी, वो था अन्नी माई द सुफना, उसके जो शुरू में जो सीन आता है वो जो खुले खुले से पहने होते हैं, वो मेरी फटी हुई थी। तो वो बेचारी जो रजिया आपा है जो अन्नी माई बनी हुई है जिसकी चारपाई उठा के सब, वो जो है किसी की ऐनक पहन के, किसी से सुई धागा पकड़ के, यूं करके वहीं पे मेरी शलवार, और 2 मिनट में मुझे स्टेज पे जाके वो दुपट्टा पकड़ के आई वाज फ्रीकिंग आउट। शुक्र है उस सीन के लिए ना लाइट्स बहुत डिम होती हैं। अच्छा। तो मैं जो यूं थी सकते में, वो किसी को नजर नहीं आया। वो तो वो एक मतलब आके आप लोग गाद भी लेते हैं स्टेज पे, डांस भी कर लेते हैं, लाइंस भी याद रखते हैं। इट्स कमेंडेबल, आई वुड, बट इट्स ग्रेट फन। या इट्स लाइक आप रोज कुछ एडवेंचर पे जा रहे हैं और मजा आने वाला है। अब जो भी आएगा आपको नहीं पता, वो उसका एक अपना एक नशा सा भी होता है। You get on a high. Savera Appa actually said this, कि you have a power and you get high on that power, कि I have the power over this audience and they will react how I want them to react. You feel the same way? नहीं, डर भी लगता है कि what if they're not looking at you and doing their own thing, और वो अपने फ़ोनों पे एक दूसरे से बातें करें, आप डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो गई पूरी ऑडियंस, उसको पकड़ना भी है। ये भी है। तो वो भी करते करते आप सीखते हैं। ज़ाहिर है पहली परफॉर्मेंस में तो कुछ पता ही नहीं होता, बस नर्वसनेस ही होती है। It's a blur. हाँ बिल्कुल। अभी बल्कि यहाँ आते वक्त मैं अपनी अम्मा से ये कह रही थी कि मुझसे अगर वो पूछेंगे चीज़ें डिटेल्स, तो मुझे कुछ याद ही नहीं है कि क्या हुआ था, कौन कब हुआ था, बिकॉज इट ऑल
इतना ज्यादा हम लोग कर रहे होते थे डेली। मैं आफ्टर वर्क आ जाती थी 4-5 बजे अपनी जॉब से, गोएटे इंस्टीट्यूट, वहाँ पे ऑलरेडी सब लोग मौजूद होते थे, और डेली हमारा उस वक्त से लेके 8 बजे, एटलीस्ट 8 बजे तक कुछ ना कुछ काम चल रहा होता था। रिहर्सल्स हैं, म्यूजिक है, डांस है, कोरियोग्राफी, कुछ ना कुछ हो रहा होता requires a lot of dedication. बट वो मजा वही है कि गेम की तरह अगर आप समझे तो बड़ा मजा आता है। अच्छा, एक्टर होने के साथ साथ आप एक बिजनेस वूमन भी हैं। बिजनेस वूमन इस तरह से, देयर इज दिस ब्रांड ऑफ ऑर्गेनिक स्टफ, इट्स कॉल्ड डाली, और वो समिया मुमताज का है। नहीं है अब नहीं है? शुरू मैंने किया था, काफी देर चलाया। वी यूज अ लॉट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। हाँ, मतलब शुरू मैंने ही किया था, लेकिन अब मेरा नहीं है, अब तो काफी साल से नहीं है। मेरी एक दोस्त ने फिर मतलब मैं बंद करना चाह रही थी, एंड शी सेड मैं चला लेती हूँ। Why did you start it and why did you want to end it? मैं एक्चुअली वही मैं तुमसे कह रही थी ना कि मैं अपने आप को एक्टर नहीं कहती थी, मैं अपने आप को फार्मर ही समझती रही हूँ फ्रॉम द एज ऑफ whenever it was. I started farming when I was, I think, 23-24 के अराउंड। प्रॉपर फार्मिंग, गोडी डालना, खाद डालना। खाद तो नहीं मैं यूज करती, मगर हाँ रूड़ी की खाद और ग्रीन मैन्योरिंग और सारे जो तरीके हैं देसी फार्मिंग के, तो वो मैं कर रही हूँ पिछले जितने भी 30 साल से ज्यादा हो गए तब से। तो मैं तो वही कर रही थी, लेकिन उसमें मुझे कमाई नहीं होती थी, क्योंकि मैं भी पहली दफा सीख रही थी। मेरे पेरेंट्स दोनों नहीं है फार्मिंग में, उनको ना कभी कोई जमीन ना कुछ नहीं पता था, और मुझे खुद ही सीखना था, तो इट वाज अ लॉस। फिर मैंने सोचा कि मुझे अगर पैसे कमाने हैं तो मुझे इसी से करने की कोशिश करनी चाहिए, तो फिर मैंने वो ब्रांड खोला, और उसमें अपना ही आटा और अपने ही सरसों का तेल और सारी चीजें जो मैं उगाती थी वही बेचते थे। कोकोनट ऑयल भी आपका? वो अब होगा, पहले नहीं था। जब मैंने शुरू किया था तो राइस, व्हीट, ऑयल, इस तरह बेसिक चीजें जो मैं उगाती थी वो हम बेच देते थे। पर वो मुझे, आई एम नॉट अ बिजनेस वुमन, सो मुझे नहीं समझ आया कैसे चलाते हैं। और इतना घाटा हुआ कि मुझे फिर ड्रामे ज्यादा करने पड़े उस घाटे को पूरा करने के लिए। अच्छा। एंड आई थॉट व्हाट एम आई डूइंग, मैं चलाई क्यों करने की कोशिश कर रही हूँ और अपने आप को मार रही हूँ। और फिर ऐसे ड्रामे भी करने पड़े जो कि मैं नहीं करना चाहती थी, जो कि मेरी बिलीव्स के खिलाफ भी थे, लेकिन वो डूब रहा था बिजनेस। तो मैंने कहा इसको खत्म करो और मैं आराम से जीऊँ। तो फिर वो मैंने बंद कर दिया। तो आपकी फ्रेंड तो अच्छे से चला रही है और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। You have no idea how it's going. How is that possible? नहीं, मतलब I am not associated with it at all. अच्छा, तो आपके फार्म से भी नहीं आ रहा? नहीं, वो तो फिर बहुत बड़ा हो गया ना। वो तो while I was running it, मेरे फार्म बहुत छोटा सा है, तो उसका सरप्लस भी थोड़ा सा था। फिर वो बिजनेस बढ़ गया, और फिर हमें, लेकिन फिर मैं करती थी ऑर्गेनिक फार्मर्स के साथ सोर्सिंग, उनको देखना किस तरह से उगा रहे हैं, टेस्टिंग, ये वो सब देखते थे। तो डू यू ग्रो योर ओन फूड एंड यू कंज्यूम दैट? व्हाट कैन यू ग्रो इन योर लिटिल फार्म? व्हीट, बार्ली, राइस, गुड़, सब्जियां, दूध, अंडे, मुर्गी। Really? और ये आप हाथ से कर ले? आई एम इमेजिनिंग यू इन द खेत एंड यू नो वो काश्तकारी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। जब जरा कम थी उम्र और एनर्जी थी, और गोडे गिट्टों में इतना दर्द नहीं होता था, तो फिर सारा कुछ ही खुद करती थी, लेकिन हेल्प हमेशा रही, अब भी है। अच्छा, तो आप ट्रैक्टर चला सकती हैं? ट्रैक्टर मेरा है ही नहीं, हम रेंट पे लेते हैं, और कोशिश मेरी ये है कि एक दिन मेरे पास टग्गे होंगे, बुल्स, ऑक्सन, जिनसे कि मैं हल चलाऊंगी। Yourself? Inshallah. That's a good dream to have. अच्छा, so our time is up. I had a lovely time chatting with you. बस जाते जाते अजोका के 40 साल मुकम्मल होने पे कुछ बोल दें। अजोका के 40 साल मुकम्मल होने पे यही है कि काम तो अच्छा ही है, लेकिन मदिया की विजन लेके भी आओ ना साथ। नहीं, जाहिर है वो चल रहा है और चला रहे हैं सब, औलाद और फैमिली, तो नहीं, आई थिंक अजोका कहीं नहीं जाने वाला। इंशाल्लाह, उम्मीद यही है, कोशिश भी यही है। Thank you so much for your time. Thank you. Thank you for joining us for this chat with Samia Mumtaz. इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज।